ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की फर्स्ट ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चली थी, जिसका आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ और टेस्ट लगाना है तो आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे चले जाइएगा, globalitii.org पे, और वहां पे आप फ्री पीडीएफ पा सकते हैं और साथ में आप टेस्ट लगा करके पता कर सकते हैं कि भाई आपकी कितनी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछले की क्लासेस इसलिए आपको बोला देखने के लिए क्योंकि उससे ही रिलेटेड हमारी आगे की क्लासेस होंगी। तो हमारा पहला आज का सवाल क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। चलो, विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। विद्युत इंसुलेटर की बात कर रहा है। अब इंसुलेटर का मतलब हम समझ रहे हैं, जो क्या कर रहा है, विद्युत प्रवाह नहीं करता है और अपने से विद्युत प्रवाह होने से रोकता है। ठीक है, के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सी ऐसी सामग्री है जिसको हम यूज करते हैं एज ए इंसुलेटर। अल्युमिनियम हम जान रहे हैं कि भाई इंसुलेटर है। नो, अल्युमिनियम जान रहे हैं कि कंडक्टर है। ठीक है, क्या ये कंडक्ट करता है, ये धारा व प्रवाह होने पे मदद करता है। ठीक है, जब हम बात ही कर रहे हैं, गैलियम हमारा सेमीकंडक्टर में यूज होता है, जर्मेनियम में हम देख सकते हैं वहीं से आ रहा है। तो हमारा अगर हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, उस हिसाब से हमारा पोर्सिलिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर हम चारों को एक बार अच्छे से भी देख लेते हैं। ठीक है, गैलियम की अगर बात करें हम, गैलियम एक कंडक्टर है। ठीक है, और ये अर्धचालक उपकरणों में, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अर्धचालक उपकरणों में हम गैलियम यूज करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, अर्धचालक वाला चैप्टर, तो वहां आपने देखा होगा। ठीक है, गैलियम एक धातु है जो विद्युत को प्रवाहित कर सकता है, इसलिए यह इंसुलेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमें पूछा है इंसुलेटर। वहीं हम पोर्सिलिन की बात करें तो पोर्सिलिन एक विद्युत इंसुलेटर के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, पोर्सिलिन एक सिरेमिक सामग्री है जो विद्युत धारा को नहीं प्रभावित करती है, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, बाकी सब हमारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद कर रहा है, लेकिन हमारा पोर्सिलिन है वो नहीं प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह इंसुलेटर के रूप में उपयोग होता है। तो आंसर हमें पता चल गया भैया पोर्सिलिन है, और हमने इसको अभी डिस्कस किया। ठीक है, बाकी जो दो बचे हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो ये भी हमारा कंडक्टर है, जैसे हमारा गैलियम कंडक्टर था। ठीक है, और यह हमारा एल्युमिनियम हम जान रहे हैं तारों में उपयोग होता है। एल्युमिनियम विद्युत का अच्छा चालक है, इसलिए इसका उपयोग तारों में किया जाता है। अगली बात, अगला हमारा ऑप्शन था क्या, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम की बात करें तो हमने कहा आपको गैलियम और जर्मेनियम हम अर्धचालकों में देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर और डायोड में हम उपयोग कर रहे हैं, डायोड बनने इसी से बनता है। ठीक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, यानी यह कुछ स्थितियों में विद्युत को प्रभावित करता है और यह इंसुलेटर तो नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल से भी हमने जाना कि वो इंसुलेटर नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या, अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मतलब बाकी जो नहीं है उनको हटाते चलेंगे। ठीक है, तो ये अल्युमिनियम नहीं हुआ, जर्मेनियम नहीं हुआ, गैलियम नहीं हुआ, तीनों हमारे कंडक्टर के उसमें आ रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पोर्सिलिन। ठीक है, 31 का आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 31 हो गया, 32 देखते हैं। चलिए, कह रहा है विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहे, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसके अपोज कर रहा है। कौन सा विद्युत पैरामीटर है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो कौन सा पैरामीटर है, हमें जानना होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, तब हम समझ जाएंगे कि जो रोकेगा वो ये कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमारा क्या कहला रहा है, करंट कहला रहा है। ठीक है, अगर पूछता आपसे सवाल तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद एक डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं उसको, करंट है। और अब तो याद आई होगा और समझ में आ गया होगा कि भाई करंट का अपोजिशन कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, प्रतिरोध होगा हमारा, क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्टेज हम सभी को पता है कि भैया विद्युत चालक है और हमारा पावर नहीं हो सकता। तो ये एलिमिनेशन मेथड से ये कट गया, ये कट गया, और करंट तो खुद ही है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कट।
सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है? पहले आप देख लीजिए सिंगल स्ट्रैंड वायर कैसा होता है, फिर हम वहीं पे आपको दिखा भी देते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंगल स्ट्रैंड वायर। ठीक है, ये रहा हमारा सिंगल स्ट्रैंड वायर जिसको हम क्या कह रहे हैं? हुकअप वायर। ये भी हमारा क्या है? हुकअप वायर। ठीक है, इसमें एक वायर होती है, बहुत टाइट, बहुत टफ होती है, बहुत कड़ी होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे निकली हुई है। और ये सभी इंसुलेटेड है, मतलब इंसुलेटेड का मतलब है ना इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है ताकि आपको झटके वटके ना लगे। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड वायर ये फिगर होता है, और इसमें हम यहाँ पे लगा करके कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्टर लगा करके हम कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्टर भी हमारे सिलिंड्रिकल टाइप हो सकते हैं, यू टाइप हो सकते हैं, वी टाइप हो सकते हैं, सर्कुलर टाइप हो सकते हैं, जिस टाइप का वहां पे नीड होता है वहां उस टाइप का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हुकअप वायर। अभी आपको हमने दिखाया फिगर को, सिंगल स्ट्रैंड वायर अकेला खड़ा हुआ है वही हमारा हुकअप वायर है। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल है तो क्या है? ये फ्लेक्सिबल वायर है, और बाकी हमारा क्या? फ्लेक्सिबल वायर देख लिया, ट्विस्टेड वायर और मल्टी स्ट्रैंड। ये रहा हमारा मल्टी स्ट्रैंड, यानी एक ही हमारी कवर के अंदर कई सारे वायर रहते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मल्टी स्ट्रैंड है। ठीक है, साथ में अगर बात करें ट्विस्टेड वायर केबल की तो ये रहा हमारा ट्विस्टेड वायर केबल। ठीक है, इस तरह से हमने सबके फिगर दिखा लिए, और फटाफट इसके भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है संरचना के आधार पे, लाभ हानि, ये सब भी थोड़ा सा एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पे अगर देखेंगे, फ्लेक्सिबल वायर जो होता है पतले छोटे तारों से बना होता है। ठीक है, और अगर ट्विस्टेड वायर केबल की बात करें, दो या दो से अधिक तारों को आपस में क्रॉस करके बनाया जाता है ट्विस्टेड वायर केबल। ठीक है, हुकअप वायर की बात करें तो एक या बहुत संवहनी तार सामान्य इंसुलेटेड, जैसे कि बात कर रहे हैं हम, सिंगल वायर का तार होता है और उसको ही हम हुकअप वायर कहते हैं। कई पतले तारों से मिलकर बना होता है मल्टी, इसमें नाम ही है मल्टी स्टेड एंड वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, बहुत अच्छा और बहुत लचीला होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं उससे हम बिल्कुल एकदम वाकिफ है कि हाँ भाई ये लचीला होता है। ये थोड़ा सा नॉर्मल लचीला होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पे, लेकिन जब हम हुकअप की बात करें तो कम से मध्यम लचीला होता है, यानी कि मैक्सिमम आप इसको समझो कि कम लचीला होता है, इससे लचीलापन कम होता है। ठीक है, और आप पीसीबी पे जब आप टेस्टिंग वगैरह करोगे तो हुकअप वायर से ही किया जाता है, और ये हमारा अत्यधिक लचीला होता है। उपयोग की बात करते हैं, रोबोटिक, ऑटोमोबाइल और हर जगह मैक्सिमम हमारा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी। ये हमारे नेटवर्किंग और टेलीफोन केबल में यूज होता है ट्विस्टेड वायर केबल। साथ ही जब हम हुकअप वायर की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आंतरिक वायरिंग के लिए हमारा उपयोग होता है। ठीक है, और ये हमारा घरेलू वायरिंग इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग होता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई क्या है और कैसे उपयोग हो रहा है और कैसा होता है इसका संरचना। अब इंसुलेशन की बात करें तो हाँ, सब पे ही इंसुलेशन प्रोवाइड होता है। आमतौर पर अलग अलग तार इंसुलेटेड होते हैं, बट इंसुलेशन तो है, तो इंसुलेशन सब पे होगा जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, फायदे और कमजोरी की बात करें या नुकसान की बात करें तो तंग जगहों में आसानी से फिट हो जाता है, ये इसका फायदा है। और अगर इसकी कमजोरी की बात करें तो भारी करंट के लिए उपयोग नहीं कर सकते इसको। और वैसे ही हम इसकी बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल की फायदे की बात करें तो सिग्नल इंटरफेस कम करता है, और अगर इसके नुकसान की बात करें तो लंबा होने पर सिग्नल लॉस अधिक संभव हो जाता है। ठीक है, सिग्नल लॉस से ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर लंबी दूरी तक हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, वही हम हुकअप वायर की बात करें, छोटा, सरल और उपयोग कर सकते हैं। और अगर इसकी हम कमजोरी की बात करें तो ज्यादा करंट पर ये खराब हो जाता है और ये सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, मल्टी स्टेट की बात करें तो झुकने पर टूटता नहीं है, और अगर इसके हम कमजोरी देखें तो स्प्लिटर पर फ्रेकी बना हुआ जोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, इनको जोड़ने में मुश्किल आती है। तो इस तरह से हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा भाई हुकअप वायर, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलो आगे देखते हैं अगले सवाल। क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब देखो ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा सवाल है, इसका मतलब कि कह रहा है आपसे कि ऐसा क्या है, ठीक है, विद्युत कंडक्टर के ऊपर
ऊपर जो कंडक्टर है हमारा उसके ऊपर किए गए कवर का उद्देश्य क्या है, क्यों कवर करते हैं। अब भाई इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखो क्या करंट फ्लो बढ़ जाएगा अगर हम कवर कर देंगे तो उसका करंट फ्लो बढ़ जाएगा, नहीं मैम। क्या करंट फ्लो कम हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या वोल्टेज रेटिंग कम हो जाएगी, नहीं। तो क्या होगा, मौसम के खिलाफ उसकी संरक्षण हो जाएगी, ठीक है। वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर देता है, इस वजह से हम उसको कवरिंग देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। Which cores are used in intermediate frequency transformer? मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग करते हैं। तो कौन सा कोर हम उपयोग करते हैं, फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। कोर का नाम स्टील, निकेल, कोबाल्ट और फेराइट, ये चारों ही हमारे ऑप्शन में, तो चारों को ही देख लेते हैं हम, ठीक है। उपयोग नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते और हाँ करते हैं। अब देखो क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। ये जो स्टील वाली होती है उसकी उच्च फ्रीक्वेंसी पर हानियां ज्यादा होने लगती है, इसलिए हम इसको उपयोग नहीं करते हैं। और वहीं हम निकल की बात करें तो यह महंगा होता है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए उपयोग नहीं होता, इसलिए हम नहीं करते। कोबाल्ट की बात करें तो ये महंगा है और जरूरत से ज्यादा उच्च ग्रेड का मटेरियल है। भाई जब हमें इतने पैसे ही नहीं देने हैं और हमें अपना काम भी चलाना, तो हम क्यों इतना महंगा खरीदेंगे, ठीक है। तो फेराइट क्या होता है, उच्च फ्रीक्वेंसी पर कम हानि के साथ कार्य करता है, सस्ता और प्रभावी होता है। सस्ता भी है, काम भी वही कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे खराब भी नहीं हो रहा है, तो हम किसको यूज करेंगे, इसी को नहीं यूज करेंगे। तो हमारा कोर क्या हो जाएगा, फेराइट का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35 के बाद 36 पे आते हैं। विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बोल रहा है विद्युत प्रवाह में कौन सा हमारा संचालन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो साफ साफ आप एलिमिनेशन मेथड से लगाते हो। भाई पेपर नहीं कर सकता, कांच नहीं कर सकता और माइका भी नहीं कर सकता। ये सब हमारे किस में आते हैं, इंसुलेटर वाले में। हाँ इंसुलेटर वाले में आते हैं। ये सब हमारे अचालक कह लो या इसको कह लो कुचालक, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है कि जो बिजली को हमारे संचालन में मदद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट हमारा कॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम तो बहुत स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ते आए हैं। कितना होता है, 6.25 गुणे 10 के घाते 18, ठीक है। 10 के घाते 18 लिखा है, 10 18 नहीं लिखा है, ठीक है। 10 के घाते 18 ये हमारी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगर एक कूलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37 का। 38 का देख लेते हैं हम एक बार, क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर। चांदी का बोल रहा है, ठीक है। चांदी का पूछ रहा है विद्युत प्रवाह करने का परसेंटेज, इसलिए बोला सीरीज देखते हुए आइए, पिछली क्लास में समझाया हुआ है, आप एकदम बिल्कुल यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो हम चांदी क्या कहेंगे, 100%। क्या होगा, चांदी का 100% होता है कि नहीं होता, पिछली क्लास में भी हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी सबको भी देख लेते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस है, यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉपर का हो गया, फिर हमारा ये 67% सोने का हो गया, या कह लो गोल्ड का, ठीक है। और ये हमारा एल्युमिनियम का हो गया। इस तरह से यही सवाल आते हैं। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कंडक्टिविटी पूछता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है जो हमारे कंडक्टिविटी को हेल्प करता है, ठीक है। वहीं कॉपर का पूछे तो 0.94 कह लो या 94% कह लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज ही है, ठीक है। ये परसेंटेज में लिखा है, ये हमारा दशमलव लिखा हुआ है। 67% की बात करेंगे तो हमारा सोना होगा, 56% की बात करेंगे तो एल्युमिनियम होगा। चारों को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द, फिर से पूछ लिया परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी। अब किसका पूछ रहा है इस समय हमारा, देखो इलेक्ट्रिक करंट इन एल्युमिनियम। अब देखो इसमें हमारा एल्युमिनियम को पूछ लिया। एल्युमिनियम में
विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। और अभी हमने जस्ट यहाँ देखा कितना था 56%। अब यहाँ तो 56% है ही ना, लेकिन हमारा 0.56% तो है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो आप इस तरह से यहां से देख करके सारे समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 39 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 40वां बोल रहा है हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में, डायरेक्शन एकदम विशेष है, ठीक है, चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी विशेष दिशा में चालक में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, मान लेते हैं हमारा ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, सबका डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन में। तो कह रहा है इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, माध्यम के इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे भैया। तो ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अभी पिछली स्लाइड में भी यही हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो धारा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी जस्ट अपोजिट धारा बहती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, विच मेटल इज वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। है विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, अल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, और चारों ऑप्शन अभी हम जस्ट सॉल्व करके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, कौन सा वाला होगा बताइए, सिल्वर होगा कि नहीं होगा। भाई सबसे अच्छा चालक हमारा यही तो था, यहां हमने अभी जस्ट देखा भाई, इस वाले क्वेश्चन में हमने जस्ट देखा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्या था हमारा, चांदी था, वही पूछ रहा है सबसे अच्छा क्या है, तो वो बताओ चांदी। अगर कॉपर की बात करें 94, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा 94% हो जाएगा। अगर पूछेगा चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक हो जाएगा तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 67%। ये चारों के परसेंटेज भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक, समझ में आना चाहिए बस। तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर, और उसके बाद पूछेगा आपसे तो हमारा कॉपर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारा भाई आ जाएगा गोल्ड। चलिए 41 हो गया। 42 देखते हैं, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन से विद्युत संपत्ति, संपत्ति नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब कि क्वालिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करती है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी करंट बह रहा है, और करंट का विरोध कौन करेगा, धारा का विरोध कौन करेगा भैया, धारा के विरोध करते हैं हमारे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ होगा। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ द सिंगल स्टैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्टैंड वायर को कैसे कहा जाता है या क्या कहा जाता है आपसे पूछेगा। अभी जस्ट हमने यही चारों आपको समझाए यहाँ पे कि क्या होता है सिंगल स्टैंड वायर, कैसे होते हैं, और साथ में आपको डिफरेंस भी बताया कैसे होते हैं हमारे सिंगल स्टैंड वायर। ठीक है, इस टाइप के होते हैं और इनको क्या कहते हैं हम, हुकअप वायर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हुकअप वायर। ठीक है, सवाल वही है, बस घुमा फिरा के पूछने का तरीका है। तो आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, बस सवाल तो हमें समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गई, थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 43 हो गया। 44 क्वेश्चन हम देखते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो, What is the percentage of conductivity of electrical current in copper? तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होगा। अब बताओ कितनी बार बताया जाए। ठीक है, एक बार आप, इसलिए मैंने कहा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा पूछा इसका, ये हमारा कॉपर का है, ठीक है, जिसको हम तांबा कह रहे हैं, हिंदी में पूछा है यहाँ पे और इंग्लिश में कॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एल्युमिनियम का है 56%,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड का, ठीक है, सोने का। तो ये रही हमारी कंडक्टिविटी, और इसको 0.94% या 94% दोनों ले सकता है, कोई फर्क नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका पूछा है भैया, कॉपर का पूछा है, तांबे का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, 35वां। हाउ मेनी गेज नंबर्स इन SWG चेंज द डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या पूछा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ऑफ द कंडक्टर SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है, SWG के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या रिलेशन है, तो दो को दो गुना करके इसको दो गुना कर देंगे कि बदल दिया गया है, तो बताओ क्या होगा गेज के साइज में। तो देखो ये एकदम जस्ट अपोजिट वाला रिलेशन है। गेज का साइज हमारा जितना बढ़ेगा हमारा एरिया उतना कम होगा, या कह सकते हैं कि एरिया बढ़ रहा है तो गेज का साइज कम होगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है। ये रहा हमारा एरिया और ये रहा हमारा गेज का साइज। मान लेते हैं 17 का हमारा 1.08 है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.08 आ जाएगा। और 2 गुना जैसे ही हमने किया, क्या 2 गुना किया, उसका क्षेत्रफल 2 गुना किया, तो उसका साइज हमारा घट करके 17 से 14 आ गया, ठीक है। तो SWG में हमारा साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हमारा साइज घट गया, 17 से हमारा 14 पे आ गया। तो इस तरह से हमारा कह सकते हैं हम, क्या पूछ रहा है, साइज घट रहा है SWG का, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां मैंने 3 गुना बोल दिया, जबकि 3 गुना नहीं, 3 गेज कम हो रहा है, ठीक है। हम फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 14 है, यहाँ 17 है, तो आप देख सकते हैं 17 से 14 के बीच में कितना डिफरेंस है। हम क्यों देख रहे हैं 17 से 14, अभी हमसे बोला है कि क्षेत्रफल 2 गुना। क्वेश्चन देखते हैं हम फिर से, क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र, ठीक है, एरिया को हमारा क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर SWG में क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि SWG में हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को 2 गुना कर रहे हैं। 1.04, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये थोड़ा आसान है समझने में, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 1.04 है हमारा क्षेत्रफल, और इसका 2 गुना करेंगे तो 2.08 हो गया। जैसे 2 गुना कर रहे हैं हम, तो क्या पा रहे हैं कि SWG क्या कम हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। 17 से हम कम करेंगे तो 1 2 3, तो 3 पॉइंट कम हुआ, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा वायर नापने के लिए यूज होता है। इसकी साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी वायर उतना ही पतला होगा, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं, चलिए इसको समझा लिया जाता है। कम होगी SWG की साइज कम होगी तो एरिया बढ़ेगा, और जस्ट आप उल्टा कर सकते हैं, एरिया अगर घटेगा तो SWG की साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर यही चीज हम उल्टे तरीके से लिखना चाहते हैं कि भाई हमारा एरिया कम हो रहा है, एरिया हम कम कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, SWG की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछ रहा है कि भाई एरिया 2 गुना हो गया तो साइज पे क्या प्रभाव होगा, तो 3 गेज कम हो जाएगा, ठीक है। 3 गेज आकार में कमी आ जाएगी, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल से समझा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है 4 गेज साइज इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज तो होता ही नहीं है। हमने अभी जस्ट आपको रिलेशन यहाँ बताया कि SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, हम उससे वायर का मोटाई नापते हैं, तो ऐसा होता है कि SWG की जो जितनी साइज कम होगी एरिया उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।